आज से आपकी ग्रुप सी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है और इसी क्रम में आपको ग्रुप सी से संबंधित जितने सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, उत्तराखंड जीके, ये सब आपको लक्ष्य कोचिंग के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग घरों में रहकर ही इसकी तैयारी करें। परीक्षा को ध्यान रखते हुए रेगुलर बेस पे नोट्स बनाएं। सब्जेक्ट संबंधित कोई भी प्रश्न आपका होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजें, ठीक है। उसका तुरंत समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अल्मोड़ा ज़िले को, क्योंकि हमने ज़िलेवार अध्ययन करना है और सबसे पहले हमने अल्मोड़ा ज़िले को ही चुना है आपके लिए, ठीक है। तो अल्मोड़ा ज़िला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा ज़िले के बारे में, ठीक। बात होती है इसकी पुराणों में नाम की, ठीक है, पुराणों में नाम, ठीक है। अल्मोड़ा ज़िले को पुराणों में जो नाम मिलता है रामशिला क्षेत्र कहा गया है, रामशिला क्षेत्र कहा गया है, ठीक। बात होती है इसके पुराने नाम की, पुराना नाम, ठीक है। तो इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? आलमनगर, आलमनगर, ठीक है। बात होती है इसके उपनाम की, तो इसका उपनाम मिलता है बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर। और ताम्र नगरी, ताम्र नगरी और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा गया है, ठीक। इतने नाम अल्मोड़ा के मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात होती है इसके आकार की, तो अल्मोड़ा का आकार घोड़े के खुर के समान होता है, घोड़े के खुर के समान अल्मोड़ा का जो आकार है, ठीक। बात है अल्मोड़ा की स्थिति। अल्मोड़ा जो है कोसी और सुयाल नदी के बीच स्थित है, कोसी और सुयाल, कोसी और सुयाल नदी के बीच अल्मोड़ा स्थित है। और यह राजधानी से तो 350 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह नेशनल हाईवे 109 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 109 पर यह स्थित है, ठीक है। बात आती है इसके स्थिति की, ठीक। अल्मोड़ा की जो स्थिति है, इसके पूरब में आपको पिथौरागढ़, पूरब में पिथौरागढ़ और चंपावत, उत्तर में चमोली और पश्चिम में पौड़ी, पश्चिम में पौड़ी और दक्षिण में नैनीताल, दक्षिण में नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। और अब बात आती है कि यह कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो जो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यह 6 जिलों को स्पर्श करता है, यह 6 जिलों को स्पर्श करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि या इनमें से किसको स्पर्श करता है, किसको नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, ठीक, और चमोली, इन 6 जिलों को अल्मोड़ा स्पर्श करता है। इससे स्पष्ट है कि अल्मोड़ा भारतीय किसी राज्य के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है और ना ही किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा बनाता है। यह पूर्णतः एक अंदरूनी जिला है, ठीक। चलिए, इसके बाद होती है इसके इतिहास की, क्या इसका इतिहास रहा है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है भीष्मचंद से। भीष्मचंद, आपको ज्ञात होगा चंद वंश के 43वें राजा कौन है? भीष्मचंद है, ठीक है, जिनको बिक्रमचंद के नाम पर भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो 43 भीष्मचंद थे। इन्होंने सबसे पहले अल्मोड़ा में खगमरा कोट किला बनाया, खगमरा कोट किला बनाया, ठीक है। कब बनाया ये? 1530 में। और इनकी इच्छा थी कि अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा ले जाएं, परंतु गजवा नामक खस के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात इनका पुत्र बालो कल्याण चंद 44वां राजा हुआ, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा ले गए और उन्होंने वहाँ पर लाल मंडी का किला बनाया, लाल मंडी का किला बनाया, जिसे बाद में फोर्ट मायरा का नाम भी दिया गया, फोर्ट मायरा या फोर्ट मोयरा भी कहा गया, ठीक है।
कब बना ये? 1563 में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किले भी याद होना चाहिए। उत्तराखंड में कौन कौन से किले थे? राजभूंगा किला पूछ लिया आपने, आपने बोलना पड़ेगा आपको चंपावत में है, ठीक है। ऐसे खगमरा कोट किला बोलना पड़ेगा तो अल्मोड़ा बोलना पड़ेगा। ऐसे लाल मंडी किला बोलेंगे तो अल्मोड़ा बोलेंगे, ठीक है। किसने बनाया ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है गोरखाओं की, ठीक है। तो गोरखा एंट्री कब हुई यहाँ पर? 1790 में। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और हवाल बाग के युद्ध में, किसके युद्ध में? हवाल बाग के युद्ध में राजा महेंद्र चंद को पराजित किया। राजा महेंद्र चंद को पराजित किया। तो चंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? राजा महेंद्र चंद थे। 1790 में उन्हें गोरखाओं ने पराजित कर दिया। इसके साथ ही अल्मोड़ा पर अधिकार के साथ ही गोरखाओं की कुमाऊं पर एंट्री हो गई और गोरखाओं की उत्तराखंड में एंट्री हो गई, ठीक। इसके बाद नंबर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज और गोरखाओं के बीच संघर्ष होता है, जिसे हम इतिहास में आंग्ल गोरखा युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अल्मोड़ा में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर 23 अप्रैल 1815 को होने वाले गणनाथ के युद्ध में। गणनाथ का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें कर्नल निकोलसन की सेना ने हस्तिदल चौतुरिया को मार गिराया, ठीक है। कौन था ये हस्तिदल चौतुरिया? गोरखाओं का सुब्बा था ये, ठीक है। बड़ा बहादुर था। और सुब्बा क्या होता है? सुब्बा ये शब्द सुना होगा आपने, ठीक है। सुब्बा गोरखा प्रशासन की सर्वोच्च इकाई या सर्वोच्च पद था सुब्बा, ठीक है। क्योंकि नेपाल से ही यहाँ शासन चलता था, नेपाल का राजा नेपाल में रहता था और यहाँ पर उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुब्बा नियुक्त किए होते थे, ठीक है। तो चौतुरिया एक सुब्बा था, तो सर्वोच्च पद था सुब्बा। गोरखा प्रशासन का सबसे छोटा पद क्या होता था? तो गोरखा प्रशासन का सबसे छोटा पद विचारी होता था। विचारी जो न्याय करने वाले थे उनको विचारी कहते थे। तो गोरखा का प्रशासन था ये, ठीक है। सबसे बड़ा पद सुब्बा, सबसे छोटा पद विचारी, ठीक। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम गोरखा प्रशासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो इसके बाद आती है डेट 25 अप्रैल 1815 को। 25 अप्रैल 1815 को युद्ध हुआ लाल मंडी का ऐतिहासिक युद्ध। लाल मंडी का युद्ध। इस युद्ध में कर्नल निकोलसन और गार्डनर की संयुक्त सेना ने लाल मंडी को चारों ओर से घेर लिया। ये लाल मंडी उस समय गोरखाओं का प्रशासनिक भवन हुआ करता था। अपने आप को घिरता हुआ देख अंगद थापा और बमशाह ने 26 अप्रैल को एक शांति पत्र गार्डनर को भेजा, जिस पर 27 अप्रैल 1815 को हस्ताक्षर कर दिए गए और 27 अप्रैल 1815 को ऐतिहासिक लाल मंडी की संधि हुई। क्या वो संधि की बातें थी, क्या नहीं थी, वो हम उसको आंग्ल गोरखा युद्ध के समय ही पढ़ेंगे। इस समय हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये घटनाएं अल्मोड़ा संबंधित है। लाल मंडी का युद्ध, गणनाथ का युद्ध, हवालबाग का युद्ध, ये सब अल्मोड़ा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद कमान अंग्रेजों के हाथ में आ गई, तो अंग्रेजों ने सब इसको 1892 में जिला मुख्यालय भी बना दिया, ठीक। ये था इसका ऐतिहासिक पक्ष। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अब आता है धार्मिक, ठीक है। तो धार्मिक पक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात लेंगे यहाँ पर जागेश्वर धाम की, ठीक है। तो जागेश्वर धाम के बारे में थोड़ा लिखेंगे आप लोग, ठीक। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले जागेश्वर धाम, ठीक है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहते हैं, ठीक। और कहते हैं कि जब सती हुई माता तो उसके बाद शिव शंकर यहाँ इस स्थान पर आए और अपना योग ध्यान किया, ठीक है। तभी से यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। 8वां ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है, जिसे नागेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ठीक। जागेश्वर धाम जो है जटागंगा नदी के किनारे है। ठीक है। नदी कौन सी बहती है? जटागंगा नदी बहती है, ठीक। और इसका सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर।
महामृत्युंजय मंदिर। और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर है दिनदेशवारा मंदिर। दिनदेशवारा मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक, तो प्राचीन मंदिर, बड़ा मंदिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जागेश्वर धाम की बातें हैं। जागेश्वर धाम एक मंदिर समूह है और 124 छोटे बड़े मंदिर समूह यहाँ पर हैं। कैसे वो मंदिर हैं? इनमें अधिकतर मंदिर केदारनाथ शैली के हैं। तो इसकी शैली पूछ जाएगी, आप बोलेंगे केदारनाथ शैली के ये मंदिर हैं। ठीक है, इसके बारे में और तथ्य आगे पढ़ेंगे। अभी बात चलती है नंदा देवी की। ठीक है, आगे लिखेंगे नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा से कैसे आया? ठीक है, अल्मोड़ा में कैसे आया? तो एक राजा हुए थे चंदू वंश में, 50वें राजा, उनका नाम था बाज बहादुर चंद। नंबर याद रखेंगे, 50वें राजा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद अपने साथ गढ़वाल से मूर्ति ले आए और उसको रामशिला मंदिर मल्ला महल में स्थापित कराया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ में जब कमान आई तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कचहरी बनाई। तो साथ में कमिश्नर टेल ने क्या किया, उस मूर्ति को नंदा देवी परिसर में स्थापित करवा दिया। ठीक है, चलिए, नंदा देवी का नाम आपने सुना होगा। यह एक पर्वत भी है और इसकी ऊंचाई 78-17 है। 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नंदा देवी नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि 1982 में बना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पर्वत की और नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, इससे हम मंदिर को पढ़ रहे हैं। तो हम अभी नंदा देवी को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। राजा दक्ष की पुत्री थी और हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी नंदा देवी यात्रा जब हम पढ़ेंगे तो नंदा देवी के बारे में बातें हम करेंगे आगे। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हमने कटारमल, ठीक है, और भिवांडेश्वर, कई चीज़ें वो हमने वहाँ पढ़नी है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। चलिए।